कहानी दरअसल 2011 के आसपास शुरू होती है, जहां राहुल गांधी के खिलाफ सबसे पहले ये इस तरह का कुछ करने की योजना बनाई जाने लगी, जहां राहुल गांधी से सबसे पहले खतरा महसूस हुआ कॉर्पोरेट जगत को। कैसे? 2011 में देखिए साजिश शुरू हुई। ये किसी ने लिखा था, मैं आपको इसमें से क्रक्स बता रहा हूँ, पॉइंटर बता रहा हूँ कि 2012 में जब यूपीए सरकार थी, उस वक्त मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार, उन्होंने टैक्स संशोधन के जरिए, जिसको रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स बोलते हैं, लागू किया, जिसमें वैश्विक जिस पे जो फॉरेन जो वो है निवेशक थे, उनमें भारी रोष पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि ये व्यवसाय विरोधी कदम है, इससे जो है वो बिजनेस को घाटा होगा, बिजनेसमैन बैठ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सरकार ने 2012 में वो कदम क्यों उठाया? वो कदम इसलिए उठाया कि उससे पहले 2011 में 2G स्पेक्ट्रम और कोल घोटाले में सरकार बहुत बदनाम हो चुकी थी। उसके बाद सरकार ने नियम सख्त करने के निर्देश दिए और उसी के तहत वोडाफोन मामले को लेकर इस तरह के सख्त कानून बनाए गए, जो कॉर्पोरेट जगत को बिल्कुल पसंद नहीं आए। ना जो बाहर की कंपनियां थी वो, ना जब भारत की कंपनियां, किसी को पसंद नहीं आए। फिर 2013 में एक और बिल आया, भूमि अधिग्रहण बिल। राहुल गांधी ने इसको समर्थन किया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी की वो थी ये, खास करके राहुल गांधी की भूमि अधिग्रहण बिल, जिसमें कॉर्पोरेट जगत को अगर ज़मीन खरीदनी है किसानों की, तो वो औने पौने भाव में नहीं खरीद सकता था। उसमें एक बाकायदा सिस्टम बनाया गया कि किस तरह से जो लागत है किसान की, जितनी उसकी वैल्यू है, उतना पैसा मिलेगा। ये भी कॉर्पोरेट जगत के गले नहीं उतरा। और फिर 2013 में ही मनमोहन सिंह सरकार और एक अधिनियम ले आए, वन अधिकार नियम 2006 में संशोधन करके लाई, कि जिससे आदिवासियों की जमीन और वन क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण हो गया और सरकार ने जो है उस पर कंट्रोल कर दिया, जिससे औद्योगिक विस्तार धीमा हो जाएगा। ये कॉर्पोरेट जगत ने कहा। आपको पहले उसमें भी बता दूं, मैं वोडाफोन वाले मामले में भी यूपीए सरकार ने ऐसा प्रावधान किया कि जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, उनकी भी से हो कि भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में आती है, किसे लिया जाना चाहिए, किससे नहीं लिया जाना चाहिए, इसमें राज्य सरकारों की भी राय हो। राज्य सरकारों से एक बहुत बड़ा हक उनको देना। तब जो लगा कॉर्पोरेट जगत को कि ये तो मुश्किल हो जाएगा, सेंटर के किसी एक मिनिस्टर को, एक मंत्रालय को पटाना फिर भी आसान है, फिर जाके राज्य सरकारों को भी मनाओ, उनसे भी, उनको भी पटाओ, उनको भी खिलाओ, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक मुहिम चली थी। फिर उसके बाद भूमि अधिग्रहण बिल, फिर वन अधिकार नियम, ये सब कुछ। और राहुल गांधी पहले से मीडिया में अपनी नाराज़गी जता चुके थे कि जो भूमि अधिग्रहण और इस पे लेके जो आदिवासियों के वन और उसके भूमि रक्षा को लेकर जिस तरह के लचर कानून थे, उसको लेकर पहले ही नाराज़गी वो जता चुके थे। फिर 2011 के आसपास भूमिका तैयार हो चुकी थी कि 2014 में राहुल गांधी यूपीए का फेस होंगे, कांग्रेस का नहीं, यूपीए का फेस होंगे, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाएंगे। उसी वक्त कॉर्पोरेट जगत को लगा कि अगर ये शख्स प्रधानमंत्री बन गया इस देश का, तो इस देश में हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएगी, क्योंकि फिर हम वो नहीं कर पाएंगे मनमानी जो अब तक कर रहे हैं। सबको बराबर का हक देना पड़ेगा, जायज़ हक देना पड़ेगा। उसी दौरान अन्ना हजारे नाम का एक शख्स सामने आता है, अरविंद केजरीवाल जैसा उसका सपोर्टर बनता है। फिर ये कॉर्पोरेट जगत उसमें एक पोटेंशियल देखता है, उसे स्पॉन्सर करता है, संघ मीडिएटर का काम करता है। बीजेपी खुद सामने नहीं आ सकती थी, क्योंकि बीजेपी की एक कम्युनल छवि थी। इसलिए बीजेपी को लगता था कि अगर हम सरकार के खिलाफ, करप्शन को लेकर, इन सब को लेकर सामने आएंगे तो हमें वोट नहीं मिलेगा, हमारी छवि कम्युनल छवि है। इसलिए केजरीवाल और अन्ना हजारे के आंदोलन को आगे किया, गेम खेला आरएसएस ने, बीजेपी पीछे खड़ी रही और स्ट्रैटेजी तैयार करती रही, और उस गेम को स्पॉन्सर किया कॉर्पोरेट जगत ने, इस उम्मीद में कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है, जो संघ और कॉर्पोरेट के बीच बात हो रही थी कि जो अगर बीजेपी की सरकार आती है तो आपके हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि याद रखिएगा, बीजेपी हमेशा से बनियों की पार्टी कही जाती थी। बिजनेस कम्युनिटी हमेशा बीजेपी के साथ रही है, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी के हितों का हमेशा बीजेपी ने ध्यान रखा है।
उसी उम्मीद में कॉर्पोरेट जगत ने स्पॉन्सर किया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि केजरीवाल को पॉलिटिकल फ़ायदा मिल गया, अन्ना हजारे को घर बिठा दिया गया और मोदी जी को कुर्सी मिल गई प्रधानमंत्री की और बीजेपी को मिल गई सत्ता। संघ को जो चाहिए था वो मिल गया। कॉर्पोरेट जगत इस सारे उसमें नुकसान हुआ राहुल गांधी का, कांग्रेस का नुकसान हुआ, वो तो पॉलिटिकल नुकसान हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ इस देश का और उस कॉर्पोरेट जगत का जिसको बहुत कुछ दिखाया गया था कि तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा। अल्टीमेटली जब मलाई खाने की बारी आई तो वहाँ दो ही चेहरे दिखाई दिए जिनका राहुल गांधी अक्सर जिक्र करते हैं। आज वही कॉर्पोरेट जगत अपनी उस गलती पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा, पछता रहा है। इस देश को आज जिस हालत में पहुंचाया गया, धकेला जा रहा है जिस तरफ, उसमें इस देश के कॉर्पोरेट सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है और वो भी बहुत सारे लोगों का हाथ है जो अब इस देश के मार्केट को छोड़कर जो कंपनियां जा चुकी हैं वापस अपने अपने देशों में। तो ये भी एक कहानी थी, ये कहानी थी, लेकिन असली कहानी अभी बाकी है क्योंकि ये 2 साल में तो अभी सिर्फ एक ट्रेलर मिला है फिल्म का। हौसले अभी भी राहुल गांधी के बुलंद है क्योंकि 2 साल यानी 730 दिन, 42 भाषण संसद के अंदर, 297 फील्ड विजिट यानी ज़मीनों पर 297 दौरे, 24 घटना स्थलों का दौरा, अलग अलग घटना स्थलों का दौरा, 25 राज्यों में अलग अलग दौरे इन 2 सालों में, 3 बार सरकार को अपनी नीतियों को वापस लेने पर मजबूर करना और 1093 दस्तावेज पब्लिक के सामने रखना। ये आसान सफ़र नहीं है। ये सफ़र राहुल गांधी का है एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष के रूप में। 2 साल का बेमिसाल सफ़र राहुल गांधी का, 2 साल में ये करके दिखाया। और इसमें मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं गिनी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी राहुल गांधी ने इस दौरान करी, कितनी बार मीडिया के सवालों के जवाब दिए। अब पिछले 2 साल में मोदी जी का निकाल लीजिए डाटा तो आपको सबसे बड़ी कामयाबी मिलेगी उनके विदेश दौरे, इतने विदेशी दौरे, इतने देशों का दौरा। इसके अलावा 0 प्रेस कॉन्फ्रेंस, 0 सवालों के जवाब, 0 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, 0 नई योजनाएं, सब कुछ शून्य शून्य। प्राइम मिनिस्टर और शैडो प्राइम मिनिस्टर के कामकाज का 2 साल का लेखा जोखा ये। कल राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर 2 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया यानी एक्स हैंडल पे अपने एक मैसेज भी लिखा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज 2 साल पूरे हुए हैं। इन 2 सालों का हर दिन एक ही काम रहा है, हर भारतीय की आवाज़ को सत्ता तक पहुंचाना। नीट के छात्रों की लड़ाई हो, वोट चोरी का पर्दाफाश हो, संविधान की रक्षा, हर मोर्चे पर आपके साथ खड़ा रहा, आज भी हूँ, हमेशा रहूँगा। सड़क से संसद तक आपका भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सफ़र लंबा है पर संकल्प वही, आपके लिए हर लड़ाई लड़ता रहूँगा। जय हिंद, जय संविधान। 2 साल के इस सफ़र पे जो मैसेज दिया है उसमें साफ कहा है। और राहुल गांधी की ये दरअसल अभी उड़ान है, सफ़र तो लंबा है, अभी तो शुरुआत है, आगे बहुत लंबा सफ़र है और असली कहानी तो अभी आनी बाकी है। दरअसल आज की डेट में वो सब अपने शब्द चबाने के लिए मजबूर हैं या वो सब शर्मिंदा है जिन्होंने राहुल गांधी को कुछ और समझा था। राहुल गांधी को जो पप्पू समझ बैठे थे, जो उनके दिमाग में डाल दिया गया था, वो सब आज मानते हैं कि वो राहुल गांधी को समझ ही नहीं पाए। क्योंकि राहुल गांधी क्या है, राहुल गांधी क्यों सत्ता के इतने लोभी नहीं हैं। चाहते तो राहुल गांधी को भी बहुत कुछ मिल सकता था, कॉम्प्रोमाइज़ करने वालों को आजकल क्या क्या नहीं मिल रहा। हज़ारों करोड़ रुपया खर्चा किया गया, उसकी भी कहानी आपको थोड़ी सी बताऊंगा, नया एंगल है उसमें। उसके बावजूद ना झुके, ना रुके, ना डरे, चलता रहा सफ़र क्योंकि सत्ता का लालच नहीं था। क्यों नहीं था लालच, ये खुद राहुल की ज़ुबानी सुन लीजिए।
एक होता है जो सुबह उठता है, कहता है भैया सत्ता कैसे मिलेगी, सत्ता कैसे मिलेगी, 24 घंटा वही उसकी थिंकिंग होती है। अब मेरी दूसरी प्रॉब्लम है, नहीं, मैं उसके बीच में पैदा हुआ। अब अजीब सी बात है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। वो मेरे लिए औजार है, वो मेरे लिए औजार है कि उसका मैं प्रयोग जनता की मदद करने के लिए कैसे करूं। वो मेरे लिए मतलब ड्रग नहीं है, नशा नहीं है। मैंने अपनी दादी की लाश देखी है, पिता की लाश देखी है। तो एक पॉलिटिकल व्यक्ति के अंदर एक पॉलिटिकल क्रिस्टलाइजेशन होता है। बहुत सारे लोगों के अंदर पॉलिटिकल क्रिस्टलाइजेशन कभी होता ही नहीं। पूरी जिंदगी निकल जाती है, सुबह उठते हैं, किसी को काटते हैं, किसी को डराते हैं, किसी से लड़ते हैं, कोई सूट पहन लेता है, कोई मतलब अलग अलग वीडियो बनाते हैं, तो उनको तो छोड़ दो। मगर फिर ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई अब हमारे पास 15-20 साल हैं, 30 साल हैं, अब कुछ अच्छा किया जाए, कुछ दम का किया जाए। तो पॉलिटिकल क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। एक बार पॉलिटिकल क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है तो फिर क्लैरिटी आ जाती है कि मुझे ये करना है और कुछ नहीं करना। और मेरे माइंड में ये क्लैरिटी आ गई है कि इस देश में 90% लोगों को भागीदारी दिलवानी है। सही में ये बात फैक्ट है। हमारे आपके घरों में भी बचपन में हमने खुद महसूस किया हुआ कि जिस चीज़ की हमारे घर में कमी होती थी, हमें सबसे ज़्यादा लालच उसी का होता था, और जो चीज़ हमारे घर में खूब खुला था उसका हमको कोई लालच कभी नहीं था। हम सोचते थे लोगों को क्यों ये अच्छा लगता है। जैसे आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, मैं जिस परिवार से आता हूँ, हमारे यहाँ पर सेब की बागवानी होती है, सेब बहुत होता है हमारे यहाँ। छोटे थे, फादर आर्मी में थे, थोड़े डिसिप्लिन थे। टीवी लेट आया और टीवी देखने का भी टाइम फिक्स होता था। टीवी जल्दी हमारे घर में नहीं आया तो हमें दूसरों के घरों में जाकर, खास करके दूरदर्शन पर जब फिल्म आती थी, देखने का बड़ा शौक रहता था कि यार टीवी पे फिल्म देखनी, मज़ा आएगा। टीवी होता तो काश मज़ा आता। जैसे ही सेब सीज़न आता, हमारे यहाँ पर सेब बहुत खुला होता, 2-4 दिन 5 दिन खाने का शौक रहता, उसके बाद मिट जाता शौक, नहीं खाते। लेकिन लोगों को देखते थे कि सेब के लिए महंगा महंगा सेब खरीदते हैं, ढूंढते थे कि खाने के लिए सेब। हमारे घर में मेरे फादर को आके कहते थे, या तुम तो सेब वाले हो, सेब ही खिला दो, कभी ये कर दो वो कर दो। तो बड़ा लगता था हमको कि सेब में ऐसा क्या है जो इनको इतना पसंद है, हमारे तो सड़ रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी तब समझ में आया कि जब हम खुद भी दिल्ली जैसे शहर में पहुँचे तो सेब खरीद के खाना पड़ा। जब टीवी घर में आ गया तो उस टीवी की वैल्यू कम हो गई। उसके बाद टीवी का मॉडल बदलता गया, लेकिन टीवी का शौक वो नहीं रहा जो पहले था। वही चीज़ राहुल गांधी इस देश को समझा रहे हैं कि भाई, जो बीजेपी प्रोपेगेंडा कर रही है, जो बीजेपी कहती है राहुल गांधी कि वो किसी भी हाल में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, सत्ता हासिल करना चाहते हैं, मोदी की सरकार गिराना चाहते हैं, वो खुद शख्स कह रहा है कि मैं तो सिस्टम के अंदर पैदा हुआ हूँ, मुझे इसका क्या लालच। आप बताइए मुझे, 2004 में वो सांसद बने, 2009 में उन्हें कौन प्रधानमंत्री बनने से रोक सकता था। 2004 में उनके सामने कई मंत्रालयों के चॉइस थे कि आप जो मंत्रालय लेना चाहें ले लीजिए, उन्होंने मना किया। 2009 में तो खुद मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री तो छोड़िए, मंत्री पद भी नहीं लिया। उनकी मदर ने 2004 में प्रधानमंत्री का पद छोड़ा। जिसके हाथ में प्लेट सजी आई हो और आप उसको कहो कि ये जो है इसका लालची है, तो थोड़ी बात हजम नहीं होती। और ये बात समझने में इस देश की जनता को वक्त लग गया।
12 साल लग गए, 10-11 साल लग गए लोगों को ये बात समझने में। अब धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आ रही है। आपने सब ने देखा कि राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए किस तरह से एक कॉर्पोरेट यानी स्पॉन्सर्ड मुहिम चलाई गई कि इनकी इमेज, पप्पू इमेज बनाई जाए। आप देखिए, ममता बनर्जी हार चुकी हैं, अखिलेश कह चुके हैं कि आखिरी चुनाव हो सकता है यूपी का चुनाव, उद्धव ठाकरे हार चुके हैं, सारे जो बड़े बड़े नेता हैं अपने आप को तीसमार खां समझते थे, सब हार चुके हैं। इकलौता एक नेता राहुल गांधी है जो आज भी पॉजिटिव है, जो आज भी कहता है कि अगर सड़क पे उतरोगे तो इस सरकार को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं, हम आज भी कर सकते हैं। भले ही सिस्टम इनके पास है, भले ही सिस्टम इनके हिसाब से चलता है, लेकिन सड़क की ताकत को आज तक कोई संसद में बैठने वाले रोक नहीं पाए हैं। ये अकेली पॉजिटिव वाइब राहुल गांधी से आती है, इसलिए हौसले अभी भी बुलंद है। वो इसलिए बुलंद है कि वो आदमी सब कुछ देख के आया है, सत्ता भी देख के आ गया, सत्ता के बगैर भी देख के आ गया, सत्ता के फ़ायदे भी देख के आया है, उस सत्ता के नुकसान भी देख के आया है, बड़े ख़ानदान में पैदा होने के फ़ायदे भी देख चुका है, बड़े ख़ानदान में पैदा होने के घाटे भी देख चुका है, नुकसान भी देख चुका है। रजा पुजा आदमी है, सब जानता है। इसलिए अगले 3 साल में अगर 29 तक चलता है ये पार्लियामेंट, ये टेन्योर, तो उस 3 साल में राहुल गांधी, आपको वो राहुल गांधी नज़र आएंगे जिसकी कल्पना भी इस देश ने नहीं की होगी। एक आर्टिकल और किसी ने जिक्र करूँगा, किसी ने लिखा था, मैंने कहीं पढ़ा था, जहाँ उन्होंने रीज़न दिए थे कि क्यों इस देश के दूसरे बेहतरीन प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो सकते हैं, नेहरू के बाद दूसरे बेहतरीन प्रधानमंत्री। हालांकि मेरा मानना यह है, मैं पहले भी कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद मेरा निष्कर्ष तो ये निकला था कि ये आदमी अगर जिस दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, या तो सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि उसके दिमाग में जो आइडियाज़ हैं, जो वो सोचता है, अगर उस पर इम्प्लीमेंट कर पाया तो इस देश का नक्शा बदल जाएगा। और अगर वो सब नहीं कर पाया किसी वजह से प्रधानमंत्री होते हुए, तो इस देश का सबसे नालायक प्रधानमंत्री भी बन सकता है, क्योंकि राहुल गांधी तब खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। फिलहाल शनिवार की सुबह है, आपका वीकेंड शुरू हो गया, माफ़ कीजिएगा अगर आपका ज़्यादा वक्त लिया हो। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।